हेलो बच्चे, कैसे हो? एक नंबर, बढ़िया, चकाचक। ओके, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 के मैथ्स के एमसीक्यूज। ठीक है, जो हमारे होम एग्जाम में एमसीक्यूज आएंगे उनको हम देखेंगे। इसमें सारे चैप्टर्स मैंने कवर करने की कोशिश की है और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं उनको मैंने कवर करने की कोशिश की है। अब हर स्कूल के अलग अलग पैटर्न होते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सल क्वेश्चंस हैं जो हर स्कूल में आ सकते हैं। तो इसको ट्राई करते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके कुछ अच्छे नंबर स्कोर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फ्लूक नहीं मारना है, तुक्के नहीं मारना है, हमको नॉलेज होना चाहिए, है ना। ये वाला पूछने वाला तरीका बंद करो। ठीक है, खुद से कुछ सॉल्व करो और दूसरों को बताओ। ठीक, ओके, लेट्स स्टार्ट। सो माय नेम इज संजीव एंड यू आर वाचिंग पास का जुगाड़। ठीक, तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है रैशनल नंबर वाले चैप्टर से, जो आपका पहला चैप्टर है और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि ये सारे नंबर्स दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कि रैशनल नंबर कौन सा है या इररैशनल नंबर कौन सा है। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बेसिकली वो इररैशनल रैशनल के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिफोर दैट हम थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए कि रैशनल नंबर और इररैशनल नंबर होते क्या है। ठीक है ना, वैसे तो आपको पता ही है पर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग हो तो रिपीटिंग हो। तो ये इसका डेफिनेशन भी है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि रैशनल नंबर्स को हम पी बाई क्यू वाले डेफिनेशन से तो हमेशा डिफाइन करते हैं। एक और तरीका होता है जो इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि अगर इनका डेसिमल एक्सपेंशन, अगर हम रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो अगर वो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो तो दोनों ही केस में वो रैशनल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 3.5 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो ये एक रैशनल नंबर है। अगेन अगर 3.555555 ऐसा रहे, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये रिपीट हो रहा है तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और ये एक रैशनल नंबर है। इज इट ओके? ओके, व्हाट इज इररैशनल नंबर? इररैशनल नंबर क्या हो जाएगा? इररैशनल नंबर जो है वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब इसका डेसिमल इट कीप्स ऑन गोइंग एंड इनके जो टर्म्स है वो रिपीट भी नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल 5, 6, 1, 0 वॉटेवर। ठीक है, तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन दिख रहा है इसको हम बोलेंगे इररैशनल नंबर। ठीक, ये जानकारी हमको होनी चाहिए। इसके ऊपर छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखिए, जितने भी रूट्स होते हैं, किसी भी नंबर के जो रूट्स होते हैं परफेक्ट स्क्वायर को छोड़कर, फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, ऑल द रूट्स वो इररैशनल होते हैं। कौन से रूट नहीं होते हैं? 4, 9 जिसका स्क्वायर रूट निकल जाता है, विच हैज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उनको छोड़कर सारे लोगों के जो रूट्स होते हैं वो इररैशनल होते हैं। ये भी याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, पाई है ना, पाई एक इररैशनल नंबर है। 22/7 नहीं होता, 22/7 के बराबर होता है ये, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 इज अ रैशनल नंबर। पाई एक इररैशनल है। तो इतना नॉलेज आपको होना चाहिए। तो अगर इतना नॉलेज है तो आप ये क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। फाइन, समझ आया? ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अगर हम देखा जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर है, इनमें से रैशनल नंबर कौन सा है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका √3। √3 मैंने अभी आपको बताया, √3 एक इररैशनल नंबर है। अगेन दूसरा ऑप्शन है पाई जो है अगेन इररैशनल नंबर है। 4/0, व्हाट इज 4/0? 4/0 आप जानते हो किसी भी रैशनल नंबर का जो बेसिक डेफिनेशन होता है वो होता है कि उसका p/q के फॉर्म में होना चाहिए और डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 है तो ये भी रैशनल नंबर नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा ऑप्शन? लास्ट वाला, और वो है 0/4। कभी कभी शायद डाउट हो जाए, 0/4 0 ही होगा और एक रैशनल नंबर होगा। 0 इज अ रैशनल नंबर। आया समझ में? तो एक नंबर आपके पास आ गया। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखो। ये जो क्वेश्चन है इसके अलावा भी कुछ भी पूछ सकता है। इसके ऊपर पूछ सकता है कि भाई इररैशनल नंबर क्या होता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपको याद रखना है इररैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग और या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इज इट ओके? आगे एक नंबर फटाफट अब इसको याद कर लो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
सो ये आपका पहला क्वेश्चन आपको मिल सकता है आपके पेपर में, और मिलेगा तो ज़रूर याद करना, सर ने बताया था। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन फर्स्ट चैप्टर का ही है, पर ये एक्सपोनेंट वाले चैप्टर का है, एक्सपोनेंट वाले पार्ट का है। तो बाय एक्सपोनेंट में तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, एक मेरे को क्वेश्चन मिला है, देखते हैं इसको कैसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज 8 पावर -4/3 डिवाइडेड बाई 2 पावर -2 होल पावर 1/2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, कुछ भी आ सकता है। अभी के लिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, एक्सपोनेंट थोड़े रिवाइज भी हो जाएंगे। तो सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं जनरली, आपको इस टाइप की वैल्यूज़ में हमेशा याद रखना, ये जो भी बड़े वैल्यूज़ रहते हैं, यहाँ पे 16 हो सकता है, 64 हो सकता है, 27 हो सकता है, ये हमेशा किसी ना किसी के स्क्वायर या क्यूब्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पावर क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 है ना, ये पक्का ना किसी का स्क्वायर होगा, एक क्यूब होगा। तो जैसे कि दिख रहा है 8, यहाँ पे 1 डिनोमिनेटर में 3 है, ये पक्का क्यूब होना चाहिए, और ये 2 क्यूब है जिस आपको पता है। ठीक है, ये ओके, तो ये 3 कैंसिल हो गया, तो 2 पावर -4 डिवाइडेड बाई 2 पावर -2 बच जाता है, हमारे पास बचता है 2 पावर -4 डिवाइडेड बाई 2 पावर -2। डिवाइड का मतलब आप समझते हो, और आपके पास एक फॉर्मूला भी याद होगा, am/an, अगर बेसिस सेम हो और ये डिवाइड में हो तो ये हो जाता है am-n। तो यहाँ पे भी वैसे ही दिख रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो बहुत लोगों को ये डिवाइड भी नहीं समझ आ रहा है, तो ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये इसके जैसा दिखता है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, है ना, तो ये साइन ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, डिनोमिनेटर वाला ऊपर जाके साइन चेंज कर देगा, तो इट विल बिकम 2। ठीक है, क्या यहाँ तक समझ आ रहा है? तो 2 पावर, दिस विल बी 2 पावर -2, -4 + 2, छोटी छोटी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, प्लस माइनस का भी बिल्कुल ध्यान रखना है, मेरे बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं। तो -4 + 2 -2 होता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हुआ, ये बना 2 पावर -1, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 1/2। समझ आया? तो इसमें और डिफिकल्ट, मतलब थोड़े बहुत वेराइटी है इसमें भाई, एक्सपोनेंट्स में इनफिनाइट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही लगना है, पावर रहेगा तो इनको सिंप्लीफाई करके पावर को कैंसिल आउट करके जो भी फिर ये फॉर्मूलेज लग रहे हैं उसको अप्लाई कर सकते हो। इज इट ओके? गुड टू गो? ठीक है, तो ट्राई करना, कोई और क्वेश्चन आ जाए तो बना लेना। इससे पहला वाला बेटर क्वेश्चन था जो आराम से आपको बन जाएगा, वो तो बनना ही है ना। इसमें शायद हो सकता है आपसे थोड़ा प्लस माइनस या आपको थोड़ा समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, कोशिश करोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 2 का है, और चैप्टर 2 के फॉर्मूले के ऊपर है सारे। ठीक है, जो हमारे फॉर्मूलेस हैं चैप्टर 2 में, जो पॉलिनोमियल वाला चैप्टर, उसमें ढेर सारे क्या 7-8 फॉर्मूले हैं जिनको याद रखना है। मेरे को वहीं पे प्रॉब्लम आती है, पास के जुगाड़ में हम यही पढ़ते हैं कि भाई बेसिक्स अगर हमको नहीं आता तो बहुत दिक्कत है हमारे साथ, तो हमको बेसिक फॉर्मूले कम से याद रखेंगे। बहुत सारे लोग अभी देख रहे होंगे यार, तो उनको भी लग रहा होगा अरे हाँ यार फॉर्मूला याद नहीं है, तो फॉर्मूला याद करो बेटा, पहले फॉर्मूला याद करो। चैप्टर 2 बहुत स्कोरिंग वाला चैप्टर है, बहुत मार्क्स का आता है। ठीक है, तो इसमें हमारा फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, या a - b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज a² + b² - 2ab। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सपोनेंट, थोड़े फ्रैक्शन वाले टाइप के हैं, तो इसमें आपसे बोल रहा है x - 1/x निकालना है आपको दिया है x² + 1/x² दिया हुआ है, उसकी वैल्यू दी है, और आपको फाइंड करने बोल रहा है x - 1/x। तो सिंपली क्या करो, इसका स्क्वायर का फॉर्मूला सोचो, है ना। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा a² + b² - 2x × 1/x, है ना। ये a और b हो गया, ये फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + 1/x² - 2। आप इसको डायरेक्टली फॉर्मूले के फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, x - 1/x का स्क्वायर होल स्क्वायर ये होता है, तो सिंपल a + b का होल स्क्वायर है, या a - b का होल स्क्वायर है। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू दी है, कितना दिया हुआ है, ये 102 दिया हुआ है, तो इसमें से माइनस कर दोगे 2, तो इस विल बिकम 100। अब यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है, हमको x - 1/x निकालना, तो x - 1/x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10। तो आंसर आ गया 10। इज इट ओके? अगर ज़्यादा अच्छे से करना है तो प्लस माइनस लगा सकते हो, क्योंकि स्क्वायर रूट डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन अब देख लेंगे तो प्लस माइनस भी लग जाता है। आया समझ में? तो ये फॉर्मूला है, और ऐसे हमारे पास x³ - 1/x³ के फॉर्मूले, या x - 1/x का होल क्यूब, तो इसमें भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, ये पूरा टॉपिक आप थोड़ा सा याद कर लो, जाके देख लो, है ना, तो कवर हो जाएगा ये।
ठीक है, तो ये जो है पॉलिनोमियल के चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, समझ आया, बिना फॉर्मूले के काम नहीं होगा। 2 मिनट लो, सारे फॉर्मूला रिवाइज करो, सिंपल सिंपल इस टाइप के एक्स वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है अगेन पॉलिनोमियल का। और ये भाई साहब मैंने बहुत सारे पेपर्स में देखा है, बहुत सारे पेपर्स में, पता है नहीं क्यों इसमें इतने ऑब्सेस्ड है इस क्वेश्चन से, और बहुत ही इजी है, लोग गलती भी करते हैं। ठीक है, तो ये हमसे डिग्री के बारे में पूछ रहे हैं, पॉलिनोमियल्स के डिग्री आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है ना, डिग्री क्या होता है, ये डिग्री होता है एक्स, जो भी वेरिएबल होता है उसके पावर को हम बोलते हैं डिग्री। तो पॉलिनोमियल में जो डिग्री होता है दैट इज, डिग्री इज व्हाट, जो वेरिएबल यूज करते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x² + x, ये एक पॉलिनोमियल है, तो जो वेरिएबल का पावर है, हाईएस्ट पावर, उसी को हम डिग्री कहते हैं। तो इसका डिग्री कितना हो गया, 2। ठीक है, तो ये डिग्री के ऊपर ही क्वेश्चन है, तो डिग्री कम से कम आपको क्या होता है आपको पता चल गया। ठीक, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, ये जो क्वेश्चन में मस्त क्वेश्चन है, इसमें बोलता है √2 का डिग्री कहाँ क्या है ना। √2 पहली बात एक पॉलिनोमियल है कि नहीं, हाँ एक पॉलिनोमियल है। इसको हमको बोले, कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे, इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है ना, तो कोई वेरिएबल नहीं है का मतलब क्या होता है, एक्स का पावर ही नहीं, एक्स का पावर नहीं है मतलब एक्स का पावर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि एनीथिंग पावर कितना होता है, 0, 1 ही होता है। तो 1 के जगह, या अगर अपन वेरिएबल के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट x पावर 0। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 0। ठीक है, तो किसी भी नंबर की, जैसे कोई भी, जैसे 3 इज ऑल्सो पॉलिनोमियल है ना, नंबर है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो 3 का डिग्री कितना हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा, इट विल बी 0। आ रहा है समझ में। अच्छा, इसके साथ में एक चीज़ और याद रख लेते हैं, जब हम पढ़ ही रहे हैं डिग्री, तो हमारे पास एक होता है 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, तो 0 पॉलिनोमियल के जो डिग्री है इट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये भी बहुत पूछता है, या तो ये पूछेगा अगर इसको डिग्री के ऊपर क्वेश्चन पूछना है, तो 0 पॉलिनोमियल का नॉट डिफाइंड, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 0, और नॉर्मल किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री आप निकाल सकते हो बाय सीइंग द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। आया समझ में, तो ये भी याद रखना, 0 पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, नॉट डिफाइंड। नोट करो, याद रखो, एग्जाम में आएगा 1 नंबर। ठीक, तो ये है आपका पॉलिनोमियल्स का ही चैप्टर का क्वेश्चन। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट है आपका लीनियर इक्वेशन का, है ना, आपका चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। ओके, तो लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन निकालने वाला क्वेश्चन है ना, सॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड है। तो हमको मालूम है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, फाइंड द डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। तो इसमें हमारे पास जो इक्वेशन दिया है दैट इज x + 2y = 8, ये आपको इक्वेशन दिया हुआ। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, है ना। सॉल्यूशंस क्या होते हैं आपको समझना चाहिए, आपको पता भी होगा, मैं सब रिवाइज करा दे रहा हूँ इस MCQ के बहाने। ठीक है ना, तो आपका रिवीजन भी हो जा रहा है, कुछ क्वेश्चंस भी आपको ध्यान आ जा रहे हैं। ठीक, तो सॉल्यूशन का मतलब होता है x और y की वो वैल्यूज जब हम इसको यहाँ पे रखते हैं, है ना, x और y की जगह पे जब रखते हैं तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों बराबर होते हैं, राइट है। ठीक है, समझ आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे x और y की वो वैल्यूज जिसके लिए ये पूरा LHL और RHL, है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगा, दिखेगा, उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो मान लो x के जगह मैं 0 रख दूँ और y के जगह 4 रख दूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 8 हो जाएगा, लेफ्ट में भी 8 हो जाएगा, राइट में भी 8 हो जाएगा। सो एक हम ये कह सकते हैं कि 0 और 4, 0,4 इज अ सॉल्यूशन। बात समझ में आया, सॉल्यूशन का मतलब समझ में आया। और आपके पास टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन भी है कि फाइंड द सॉल्यूशन, कैसे करते हैं वो आपको पता होगा। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ दिस विच रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा उसने ट्विस्ट कर दिया, उसने बोला जो सॉल्यूशन है वो एक्स एक्सिस पे होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन है एक्स एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस भी आ सकता है, इस टाइप के कुछ भी आ सकता है। ठीक, तो अब ये पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लो, है ना, इसमें घुमाएगा फिराएगा, कैसे कैसे घुमाएगा, तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो जैसे ही एक्स एक्सिस बोलता है आपके दिमाग में बिजली की तरह एक चीज आनी चाहिए। ठीक है ना, कछुए की तरह नहीं, बिजली की तरह आनी चाहिए। क्या कि एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट होता है वो इस तरीके का दिखता है, x, 0, इसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है।
ये आपके चैप्टर 3 में भी काम आ जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में। ये कॉन्सेप्ट याद रखो, एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट दिखता है x, 0 और y एक्सिस में कोई भी पॉइंट होगा वो दिखेगा इस टाइप का 0, y, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। इज इट ओके? दिस इज अ कॉन्सेप्ट आपको याद रखना चाहिए, ठीक? ओके, नाउ अब इस क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि वो पॉइंट जो है, जो सोल्यूशन है वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, या है ना, लाई कर रहा है। दैट मीन्स उसका y कितना होगा? 0। तो आपको सिंपली y को 0 पुट करना है। जब आपको ये पता रहेगा तब तो y 0 पुट करोगे, ठीक है? तो जैसे इसको y पुट करोगे 0 तो 2 × 0 0 हो जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू 8। तो आपका सोल्यूशन क्या हो जाना चाहिए? 8, 0। तो आप अपने ऑप्शन से भी देख सकते हो 8, 0। अच्छा, ऑप्शंस को देखते हुए भी आंसर हम कर सकते हैं, ठीक है? फिर भी सॉल्व तो करना पड़ेगा बेसिक। जैसे आपको अगर ये पता है कि x एक्सिस में y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो हमारे 2 ऑप्शंस तो कट गए, जिसमें x आपका 0 है तो बचे 2। अब उसके लिए आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, या आप ये पॉइंट्स को यहाँ रख के भी चेक कर सकते थे, ठीक है? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी तरीके से ऑप्शन देख के भी आंसर को फाइंड कर सकते हो। इसी टोके तो इसमें हमको 2-3 चीज़ें और अब समझ में आ गई। जब हम चैप्टर 4 की बात कर ही रहे हैं, तो सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं हम? x की वैल्यूज़ रख के y निकालते हैं। वो एक हो गया सोल्यूशन निकालने वाला क्वेश्चन। कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस में रहेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, अगर y एक्सिस में होगा तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन भी आता है, फाइंड अ पॉइंट विच कट बाय द x एक्सिस ना, कट वाला क्वेश्चन। तो कट में भी यही फिनोमिना, यही फंडा लगाना है, यही प्रिंसिपल लगाना है। आ रहा है समझ में? तो ठीक है, तो एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर 2-4 क्वेश्चन हो सकते हैं, याद रखें, ठीक है? मैं थोड़ा ज़्यादा समय ले रहा हूँ ताकि, अब चाहते हो आप कि जल्दी सब हो जाए, पर भाई इतने जल्दी भी नहीं करा पाऊंगा। मैं चाह रहा हूँ कि इसके साथ रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आपको पता चल जाए। अब जरूरी नहीं है ना यही क्वेश्चन आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वो भी आपसे बन जाए। थोड़ा समय दे दो यार। हाँ भाई, है ना, बच्चों से रिक्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक? तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी बहुत फ्रिक्वेंटली देखा जाएगा, लाइंस एंड एंगल्स का चैप्टर का है। इसमें भी थोड़े 2-3 वेराइटीज आपको दिख जाएंगे, ठीक है? हालांकि ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया इस टाइप के क्वेश्चंस, लेकिन आपको अलग रेफरेंस बुक्स में दिख जाते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि द मेजर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 3x। तो हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स है, वो है 3x + 5 और 2x + 5। ये हमारे 2 एंगल्स हैं, दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ प्रिंसिपल किसका हो गया? सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का प्रिंसिपल हमको पता होगा, पता है ना? हाँ, पता है कि अगर 2 एंगल्स है उसका सम कितना हो जाता है? अगर 180 डिग्री हो जाता है, इसको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो बस इसी से हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं, तो अपन कुछ और एक चीज़ याद रख लेते हैं। अगर 2 लोग का सम अगर 90 डिग्री हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। भाई सप्लीमेंट्री भी आएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री भी तो आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है? तो देखो ये चीज़ याद अभी हमने पढ़ लिया, इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। तो चीज़ें इससे मतलब इसके आसपास की और भी चीज़ें उनको भी याद कर लिया करो, ताकि कुछ भी अलग से आए तो वो भी बना लेंगे। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री है, मतलब दोनों का सम कितना हो जाएगा? इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। बहुत सिंपल भाई। इसके बाद क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। 3x + 5 to 5x हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। मुझे पता है मेरे कुछ बच्चों को इसके बाद भी दिक्कत आती है कैलकुलेशन में। प्लीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान दे इस पर। मैं क्या बोलूँ, अब लास्ट मोमेंट रहता है। तो ये प्लस उधर जाके माइनस चला जाएगा, ये हो जाएगा 180 - 10, 5x = हो जाएगा 170, x = हो जाएगा मेरे ख्याल से 34। तो x आ गया आपका 34, ऑप्शन में है 34। आया समझ में? इसी में फिर से मैं बता देता हूँ वैरायटी क्या बोलेगा देयर आर 2 एंगल्स हु आर 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हु आर इन द रेशियो 3:2। ऐसा करके कुछ पूछ लेगा। सिंपल है। तो एक को आप 3x ले लेना, दूसरे को कितना ले लोगे? 2x। अब क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री है तो ये वही अगेन x निकालना, एंगल्स निकालने भी पूछ सकते हैं। आ रहा है क्या भाई? ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपके ऊपर कॉन्सेप्ट, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट डालना चाहता हूँ ताकि इससे आपके बाकी भी क्वेश्चंस बन जाए। तो ये सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री के ऊपर क्वेश्चन है, MCQ के लिए 1 नंबर का। ठीक है ब्रदर सिस्टर? ठीक है, ओके नेक्स्ट। ठीक है, तो देखो भाई फ़ायदा होना चाहिए। फ़ायदा तभी होगा जब चीज़ों को याद रख पाओगे, रिवाइज करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ही है, मेरे को मतलब दिखते हैं पेपर्स में, तो आप ज़रूर इसको देख पाएंगे। कहीं पे भी आपके पेपर में भी कहीं दिखा होगा, या वीकली टेस्ट में देखा होगा, मिड टर्म में देखा होगा, कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है
दो पॉइंट्स दिए हैं, एक पॉइंट है हमारा -5,3 और दूसरा पॉइंट है आपके पास 8,-9। ठीक है, अगेन इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है एब्सिसा और ऑर्डिनेट वाला। ठीक है, तो मैं आपको इसका रिवाइज करा देता हूँ कि एब्सिसा क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को बहुत नहीं पता रहता भाई, एब्सिसा इतना ऐसे आंखें बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आता अच्छी बात है, पर मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं आता है। ठीक है, तो एब्सिसा जो होता है, जो हमारे पास कोई भी पॉइंट होता है उसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, तो जो पहला कोऑर्डिनेट है उसको एब्सिसा कहा जाता है और दूसरा कोऑर्डिनेट है दैट इज नोन एज ऑर्डिनेट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में कोई दम नहीं, अगर आपको ये पता है तो। बस यहीं पे थोड़ी सी दिक्कत थी जो आपने सॉल्व कर ली। तो ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एब्सिसा ऑफ क्यू माइनस एब्सिसा ऑफ पी, ये फाइंड करना है। भाई साहब इतना आसान सर, क्या क्वेश्चन लेके आते हो आप, घटिया। तो जो Q का एब्सिसा है ये है Q का एब्सिसा दैट इज 8 और ये है P का एब्सिसा दैट इज -5। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे रुकती है गाड़ी, है ना, मेरे कुछ बच्चे यहाँ पे ज़रूर ख़राब करते हैं। तो 8 + 5 हो जाएगा ये 13 इज़ द आंसर। अब यहाँ पे एब्सिसा की जगह ऑर्डिनेट भी बोल सकता है या ऑर्डिनेट एब्सिसा कुछ भी बोल सकता है। बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, पता रहने से हर चीज़ आसान लगने लगती है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ इसमें आप सड़ा के नहीं आओगे। ठीक है, ओके, चले मूव करें। तो ये भी हमारा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इक्विलेटरल ज्योमेट्री के ऊपर। तो इक्विलेटरल ज्योमेट्री के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू में। बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा स्कोरिंग नहीं है, मतलब ज़्यादा मार्क्स के नहीं आते, बट स्कोरिंग बहुत इजीली आप इसमें से स्कोर कर सकते हो। तो ये भी बहुत थ्योरेटिकल है, इसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस है। तो इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी डायमेंशन डज अ लाइन हैव। ठीक है, लाइन के कितने डायमेंशन होते हैं। तो मैं आपको दो चीज़ें और एक्स्ट्रा इसमें साथ में बना देता हूँ। तो एक पहला चीज़ होता है जो होता है पॉइंट, है ना। ज्योमेट्री में जो पहली चीज़ होती है जिससे सारी चीज़ें बनेंगी दैट इज़ अ पॉइंट। पॉइंट को जोड़ के लाइन बनाओगे, है ना, तो लाइन से फिर चीज़ें आप बना सकते हो। तो पॉइंट होता है, फिर दूसरा होता है लाइन और तीसरा होगा एक प्लेन। ठीक है, ये तीन चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो पॉइंट का कोई डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ ब्रेथ बेसिकली। ठीक है ना, उसके साइड्स बोल सकते हो। तो इसका ना कोई लेंथ है ना कोई ब्रेथ है, तो इसका डायमेंशन कितना हो गया, नो डायमेंशन, 0 डायमेंशन। इसके डायमेंशन है 0। लाइन में सिर्फ एक लेंथ होती है लाइन के पास, तो इसके पास कितने डायमेंशन है, इसके डायमेंशन है 1। इसमें क्या होता है, लेंथ भी होता है और ब्रेथ भी होता है, तो इसके डायमेंशन हो गए 2। सिंपल सा क्वेश्चन, फोकट के नंबर। ठीक है, सब फोकट के नंबर है भाई। √2 का डिग्री क्या है, 0, है ना। फोकट नंबर याद करो और नंबर पाओ भाई। ठीक है, तो पॉइंट का नो डायमेंशन, 0 डायमेंशन, लाइन का 1 डायमेंशन, प्लेन का 2 डायमेंशन। तो यहाँ पे किसका पूछा है, लाइन का डायमेंशन होता है 1। नहीं पता रहने से ये भी भूत जैसा ही दिखता है, याद रखना। ठीक है, जो नहीं दिखता है वो भूत है। ठीक, तो नहीं आता तो भूत जैसा ही लगेगा, तो पढ़ लोगे आराम से बन जाएगा। ठीक, ओके। तो हमारे 5 चैप्टर मैंने अभी कवर कर लिए हैं। अब हमारे पास आ रहा है ज्योमेट्री वाले पार्ट्स। ठीक है, यहीं पे थोड़ी सी दिक्कत आती है। ज्योमेट्री एक चैप्टर जो पार्ट है लाइन्स में वो परेशान करता है। प्रूफ्स हो गए, दुनिया भर की चीज़ें हो गई। तो ठीक है, एमसीक्यू में हम स्कोर करने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो एक लाइन्स एंड एंगल्स का क्वेश्चन है। तो ड्राइंग देख लीजिए पहले। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 पैरेलल लाइन्स दिए गए हैं। तो हम ये L है और ये M है। These 2 lines are parallel। ये वाला एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री, ये एंगल दिया है 30 डिग्री, और हमको फाइंड करना है ये वाला एंगल X। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन MCQ में आ सकते हैं, क्योंकि भाई प्रूफ्स में फिर वो बाकी जो 2-3 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो प्रूफ्स आएंगे। तो ये MCQ में इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। बेसिक की कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो इसमें दोनों लाइंस पैरेलल है। तो जैसे ही पैरेलल लाइंस बोलता है, अगेन जैसे ही मेरे को कुछ बोलता है तो मेरे पास कुछ कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाते हैं जो कि मुझे और भी जगह काम आ जाएंगे। तो मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, तुरंत। अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है जो कट करता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो ये जो एंगल्स होंगे, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे।
है ना। इस एंगल को हम कौन सा एंगल बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये वाला एंगल 1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, एंगल 1 इजिकल टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसी तरीके से ये देखो, ये इसको मैं सी डी बोलता हूँ ना, टप टप सी डी। दूसरा देखो ये Z जैसा दिख रहा है यहाँ पे, जो Z बनता है, तो ये यहाँ मान लो एंगल 3 है, तो एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो जाएंगे। किस वजह से, इनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और एक और चीज़ देखो, ये C देखो, ये C, तो इस एंगल को मैं अगर मैं 4 बोल दूँ तो ये C, तो C जब बनता है तो इस 2 और 4 का जो सम होगा, 2 और 4 का सम हो जाएगा 180 डिग्री। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। ये तीनों कॉन्सेप्ट याद रखना भाई, इसके अलावा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसमें ये सब हो सकता है, ये सब लग जाए। बहुत सिंपल सा, प्रैक्टिस करोगे तो बनेगा क्वेश्चन। तो एंगल 1 और 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, 3 और 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और 2 और 4 आपका हो गया सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट हमें पता है तो हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिकॉज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। अगर आप ये देखोगे तो ये देखो, ये ठीक है ना, सी डी दिख रहा है, टप टप, तो सी डी है, मतलब ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। फाइन, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये वाला जो एंगल होगा वो लीनियर पेयर से निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। लीनियर पेयर भी जानते हो, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी याद रख लेना। अगर कोई लाइन बन रहा है और ये दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, हमेशा होता है 180 डिग्री, हम लोग इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर से ये एंगल हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, अब किसी भी ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर 110 है, ये 130 है, तो 140 हो गया, 140 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। एकदम सिंपल सा। ठीक है सर, आपको सिंपल लग रहा है, ठीक है, कोशिश तो करो, कोशिश करोगे तो बनेगा सब कुछ। ठीक है, तो क्या क्या कॉन्सेप्ट लग रहे हैं भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल लगा, लीनियर पेयर लगा, और ट्राइंगल का सम लगा। कॉन्सेप्ट तो याद रखना पड़ेगा भाई, ज्योमेट्री में दिक्कत तो आई। ठीक है, कोशिश करो, इस टाइप की और क्वेश्चन घर में अगर प्रैक्टिस करो तो हो सकता है इसमें से कुछ आपको मिल जाएगा। फाइन, आया समझ में, बढ़िया, चलो ठीक है। लाइंस, इस टाइप के चैप्टर में थोड़ी दिक्कत तो है, पर आपको इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। ओके फाइन, तो लाइंस एंड एंगल्स खत्म। अब चलते हैं ट्राइंगल की तरफ। ठीक है, तो ट्राइंगल की तरफ हम जा रहे हैं इसमें। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक हमारे पास ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये है एंगल पी क्यू आर। इसमें एंगल P इजिकल टू आर दिया हुआ है, ये दोनों एंगल दिया हुआ है, ठीक, और पी आर इजिकल टू 5 दिया हुआ है, और क्यू आर इजिकल टू 4 दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है पी क्यू। ठीक है, अगेन अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और ये आपको याद रखना चाहिए, ट्राइंगल में हमारे पास इसका प्रूफ भी है और थ्योरम भी है हमारा, तो इसको याद रखो बेटा कि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, या जिसको बोलते हैं आइसोसेलेस इक्वल हो जाते हैं, तो उनके जो अपोजिट साइड्स होते हैं, एंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। आ रहा है समझ में? तो अगर ये दो एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों इसके अपोजिट में, इसके अपोजिट में ये साइड है, इसके अपोजिट में ये साइड है, ठीक है, तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। बहुत सिंपल, ये कॉन्सेप्ट पता है तो ये आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, समझ आया? किसी भी ट्राइंगल में अगर हमारे ये दो एंगल इक्वल हैं, ठीक है, तो इसके अपोजिट में जो साइड्स हैं, ये इसके अपोजिट ये साइड है, इसके अपोजिट ये साइड है, दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका कन्वर्स भी होता है, अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इसके अपोजिट में जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। आपके पास इसका थ्योरम भी है, इसका प्रूफ भी आ सकता है एग्जाम में। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इस पे ऊपर ये बेस्ड है, बिल्कुल एकदम सिंपल सा। देखो पता रहेगा ना, इतना ये एमसीक्यू इसीलिए तो है, 1 नंबर आराम से मिलेगा आपको, 1 मिनट में लग जाए, 1 क्या 2 3 4 सेकंड में मिल जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका 4। ठीक है, मदद हो रही है? ओके ठीक है, अब बढ़ते हैं अच्छे क्वेश्चन की तरफ। ये वाले क्वेश्चन को मैं अच्छा बोलूँगा, ये थोड़ा सा सर्कल के सारे क्वेश्चन अच्छे होते हैं, सर्कल में सर्कल मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो सर्कल में सर्कल नहीं चाहिए, लाइन चाहिए हम लोग को, वी वांट वन लाइन, ठीक है, जीरो मत ला लेना भाई, सर्कल मत ला लेना, ठीक। तो अब थोड़ा सा दिक्कत तो है, प्रैक्टिस करते हैं तो हो सकता है इस टाइप के कॉन्सेप्ट याद रखना। तो अगेन इसमें जो की कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। डायग्राम आपका तो ये हमारा डायग्राम है,
ठीक है, तो ये हमारे पास O है और ये हमारा ABC और ये D। तो हमको ये एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है, हाउ मच इट इज़ गिवन 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है और हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक, तो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन पहला कॉन्सेप्ट पहले देखते हैं कि भाई किस कॉन्सेप्ट पे है। तो ये वाला कौन से थ्योरम पे है, ये है, मेरे को नंबर नहीं मालूम, 10.8 और 10.9 वाले बुक में समथिंग एल्स, पुराने बुक में था 10.8। द थ्योरम सेज दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क, तो किसी भी सर्कल में अगर ये आपका आर्क है एंड इट इज सबटेंडिंग सम एंगल, से दिस एंगल, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय दिस आर्क इज ट्वाइस, किसके ट्वाइस होता है, द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो अगर ये सेम आर्क, अगर ये एंगल बना रहा है किसी दूसरे पॉइंट पे, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, उसका डबल होता है ये। ठीक है, इट इज़ ट्वाइस। तो ये देखो यहाँ पे अगर ये एंगल बना रहा है, देखो ये आर्क एंगल ये बना रहा है, तो ये वाला एंगल इसका ट्वाइस होगा। ठीक है, ये थ्योरम आपके मतलब प्रूफ वाले क्वेश्चन के लिए, सर्कल से अगर कोई अगर एक क्वेश्चन करना है तो यही क्वेश्चन मैं सजेस्ट करूंगा, ये प्रूफ अच्छे से करके जाओ। ठीक है, ज़रूर आने के चांसेस रहते हैं इसके, 99% चांसेस रहते हैं आने के। ठीक है, 1% हमारे लिए है, गलत भी तो होऊंगा भाई। ठीक, तो इस थ्योरम पे ये बेस्ड है, ये अगर आपको बनता है तो आपको क्वेश्चन अब समझ में जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन में कैसे करते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, तो ये आपका सेंटर है, तो ये देखो ये दोनों रेडियस हो जाएंगे। ठीक है, सेंटर, तो ये दोनों रेडियस। अभी आपको बताया था किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स अगर इक्वल होंगे तो क्या होगा, हाँ सर गायब। तो ये अगर साइड्स इक्वल है तो ये जो एंगल्स होंगे, अपोजिट एंगल्स भी तो इक्वल होंगे। तो अगर ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 होगा। फाइन, आया समझ में, वेरी गुड। अब देखो किसी भी ट्राइंगल में पूरे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। 260 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा सर। ठीक, अच्छा ये 60 है। अब ये दोनों कैसे बना रहे हैं, लीनियर पेयर। अभी सब कॉन्सेप्ट हमने देखा है, देखो कॉन्सेप्ट वाला अगर याद रहेगा तो ये सब अप्लाई हो रहा है, जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है वही अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा सर, 180 होता है दोनों का सम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब आएगा ये वाला थ्योरम जो मेन इसका। तो अगर ये आर्क को देखो आप, है ना, ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है ना, ये एंगल बना रहा है, और यही आर्क यहाँ पे भी एक एंगल बना रहा है। दिख रहा है कि नहीं, दिखना चाहिए, है ना। ये वाला जो है आर्क ये एंगल बना रहा है, और सेम और बना के दिखा दूँ अलग से, तो ये देखो इस टाइप का ये, तो ये आर्क जो है ये एंगल बना रहा है 120 डिग्री, और यही यहाँ पे ये वाला एंगल है। तो अभी भी सर आपने बताया, हमको तो आता है, तो इसका आंसर आ गया 60, क्योंकि ये इसका डबल होता है, तो ये हो जाएगा 60। बताओ हार्ड है क्या। हाँ, अगर चीज़ें नहीं पता है, हाँ 2-3 चीज़ें इसमें कंबाइंड है भाई, हर चीज़ आसान थोड़ी आएगा, हर चीज़ √2 पॉलिनोमियल थोड़ी आएगा, ठीक है कि नहीं। तो कोई डिफिकल्ट भी चीज़ें आएंगी कि नहीं है। तो ये सर्कल्स के क्वेश्चंस हैं, इसमें सर्कल मिलने के बहुत चांसेस रहते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसी टाइप के कॉन्सेप्ट है, हमारे टेक्स्ट बुक में 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और 2-4 क्वेश्चन करो 1 नंबर के लिए, तो इतनी मेहनत करने की बनती है। ठीक है, 1 नंबर के लिए कौन करेगा सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा नंबर का भी दे सकता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर, देखो बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यू कैन अटेम्प्ट इट एंड यू कैन सॉल्व इट ऑल्सो। ठीक, तो ये हुआ सर्कल का बढ़िया सा क्वेश्चन। स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब ऑब्जेक्टिव में बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको भी आप इजी सा मान के चलो, ठीक है ना। ये भी हमारे नंबर फ्री है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है, बस वो ट्विस्ट क्योंकि नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा नॉर्मल तो क्लास मार्क के ऊपर क्वेश्चन आता है। व्हाट इज़ द क्लास मार्क, वो आपको बहुत मिलेगा, हर पेपर में दिख जाता है व्हाट इज़ द क्लास मार्क। ठीक है, इसमें उसी टाइप का है, थोड़ा सा घुमा दिया आपको। तो मैं आपको पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन बता देता हूँ, मैं बता रहा हूँ, जब याद आता है तो इसके साथ रिलेटेड जो भी है। नॉर्मल क्वेश्चन क्या पूछता है, 130 और 140 का क्लास मार्क क्या है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। देयर इज एन इंटरवल 130 एंड 140, फाइंड द क्लास मार्क। तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क ये अगर लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, या इसका मिड पॉइंट भी बोल सकते हो आप। तो ये फॉर्मूला लगाओगे 130 प्लस
140 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका 135 सॉल्व करोगे, जो मिड पॉइंट हुआ इसका। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो आपको दिखता है कि भाई क्लास मार्क बताओ। इस क्वेश्चन में क्या कर दिया इसने बोल दिया था क्लास मार्क ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, इसमें क्लास मार्क दे दिया। तो जो आपसे पूछा जा रहा था जनरली, इसमें क्लास मार्क दे दिया है, आपको इसका इंटरवल बताना है, तो इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो अभी अचानक से अगर ये पूछे तो हो सकता है यार सर समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आसान था, फॉर्मूला था हमारे पास। तो उसी तरीके से इसके लिए भी हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं, है ना। ये छोटा सा फॉर्मूला है, इसको याद रख लो, बन जाएगा। आ रहा है समझ में क्वेश्चन में डिफरेंस? इसमें इंटरवल दिया रहेगा, क्लास मार्क निकालना है, इसमें क्लास मार्क्स दिए और इंटरवल निकालना है। ये मेरे लिए थोड़ा अच्छा रहता है कि भाई इसमें क्लास मार्क्स दिया हुआ है। तो अब क्लास मार्क्स से इंटरवल बनाने के लिए सिंपल सा है, पहले तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं हम। ठीक है, हर क्लास मार्क के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो सपोज द डिफरेंस इज h। ठीक है, तो अगर h डिफरेंस है हमारा, इस केस में कितना है h? इस केस में है 5। ठीक है, तो आप इसका आधा करो, h/2। ठीक है, h/2 करो, h/2 कितना हो जाएगा? 5/2, दैट इज 2.5। ठीक है, क्या करना है? जो भी डिफरेंस रहेगा उसका आधा करना है h/2, और उसको जिस क्लास मार्क का भी पूछ रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ किसका पूछ रहा है? 20 क्लास मार्क का पूछ रहा है। तो अगर 20 क्लास मार्क का इंटरवल पूछ रहा है तो इसी में इस क्लास मार्क में इसको ऐड करो, इस h/2 को ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो। क्या बोल रहा हूँ मैं? 20 माइनस 2.5 करो और 20 प्लस 2.5 करो। तो 20 माइनस 2.5 कितना हो जाएगा? 17.5, और 20 ये हो जाएगा 22.5। आया समझ में? क्या करना है? तो आपको सबके बीच का डिफरेंस निकालना है, दैट विल बी वेरी कॉमन। तो ये जो डिफरेंस का आधा करोगे और जिसका भी इंटरवल में उसी डिफरेंस को ऐड भी करो और सब्ट्रैक्ट भी करो, यू विल गेट द आंसर। तो मैं अगर फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ तो कैसा बन जाएगा? मान लो क्लास मार्क हमारा a है, तो मेरा जो पहला इंटरवल होगा वो a माइनस h/2 होगा, और दूसरा इंटरवल क्या हो जाएगा? दूसरा लिमिट क्या हो जाएगा? a प्लस h/2। आप ऐसे करके याद रख सकते हो। आया समझ में? फॉर्मूला अगर आपको बनाना ही है तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस h/2 और a प्लस h/2 के बीच में ये रहेगा। ये इसका क्लास मार्क होगा, इसके बीच में रहेगा। ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट। ठीक है, समझ आया? तो स्टैटिस्टिक्स के लिए बढ़िया सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो नॉर्मल तो आपको इंटरवल देता है और क्लास मार्क निकालना था, इसमें क्लास मार्क दिया हुआ है और इंटरवल निकालना है। तो फॉर्मूला इज a माइनस h/2, a प्लस h/2। h/2 क्या है? दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, नोट कर लेना, सब फॉर्मूला लिख ले, याद ही नहीं कि h क्या है, a क्या है। ठीक है, तो वो खुद अपने लिए लिख लेना। ठीक, ओके। तो ये देख लो, चीज़ों को नोट करो, याद करो, तभी बनेगा, सिर्फ सुन लेने से नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया वॉल्यूम से प्रॉब्लम ये है कि सर फॉर्मूले याद नहीं है। फॉर्मूले याद नहीं आने से ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है क्रिएट। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटा। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज फिर सोचना भी नहीं है, तो वहीं जाके गाड़ी रुक जाती है। तो पहले फॉर्मूले याद करो और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि फॉर्मूले के बाद बहुत सारी चीज़ें सिंपल हो जाती हैं। तो इसमें बोल रहा है द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2r। रेडियस दिया हुआ है 2r। आपको उसका वॉल्यूम निकालना है। बहुत सिंपल है यार, ये तो बहुत ही, क्या बोलूँ सर, इंक्लूड क्या करूँ मैं। अब आए आपके स्कूल्स में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमको नहीं मालूम है, वहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो हमारा फॉर्मूला है 4/3 πr3। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 4/3 πr3। अब आप r दे दिया आपको 4/3 पाई, r क्या हो जाएगा? 2r/3। यार भाई प्रॉब्लम, हमारे बच्चे ना हर अलग अलग लेवल पे गलतियां करते हैं, वो गलतियां करने का ढूंढते रहते हैं। सपोज यहाँ तक भी पहुँच गए, फॉर्मूला भी याद रखा, यहाँ भी कर लिए, क्यूब करना भूल जाएंगे, पता नहीं किस जल्दी में रहते हैं, है ना। बहुत सारे हैं ऐसे, है ना, नहीं मत बोलना, बहुत सारे हमारे पास ऐसे बच्चे हैं। तो अब यहाँ पे 2 का क्यूब करोगे तो इट विल बी 8, 8 4 जार 32, 32/3 πr3। दिस इज आंसर। बताओ क्या मुश्किल है यार, एक नंबर के लिए क्या मुश्किल है? एकदम सिंपल सा है। फॉर्मूला याद नहीं है सर, फॉर्मूला याद करो ना। ठीक है भाई, समझ आया? वेरी गुड। ये तो आसान था यार, ये बहुत आसान था। तो MCQs में आसान भी आएंगे, थोड़े बहुत ट्विस्टेड आएंगे, उससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछेगा आपसे। ओके,
तो ये 20 नंबर यार मिलने चाहिए ना, 20 नंबर का सवाल है ना, 20 नंबर अगर थोड़ी कॉन्सेप्ट्स याद रहेंगे तो बन जाएगा। ये क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर का है, इसमें हम 2-4 कॉन्सेप्ट बता देंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन, एक्चुअली ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का है, प्रूफ में आता है ना, क्वेश्चंस को हम प्रूफ करते हैं। अब लोगों ने इसको ऑब्जेक्टिव बना दिया डायरेक्टली MCQ, तो कौन क्वेश्चन याद करा, जनरली कोई क्वेश्चन याद नहीं करता है, तो ये उसी को प्रूफ को उसने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, 2-4 चीज़ें और इसके साथ जोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि यही चीज़ नहीं आ सकती, और भी चीज़ें पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, सॉरी इट इज़ अ रोम्बस, ठीक है, एक रोम्बस है हमारे पास, ठीक है, बर्फी बनाना जरूरी नहीं बनाया, ऐसे ही बना दिया मैंने। तो रोम्बस और इनके सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। तो रोम्बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो फिगर मिल रहा है वो पूछ रहा है कि क्या बनेगा ये, ठीक है। तो मैं इस टाइप के जो जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं सबका एक पूरा टेबल बना लेते हैं अपन लोग और याद कर लेते हैं बेटर, ताकि कुछ और भी पूछ सकता है ना। अभी हमेशा ज़रूरी थोड़ी है कि ये रेक्टेंगल रोम्बस है, रेक्टेंगल का भी पूछ लेगा तो क्या करोगे, ठीक है। तो ध्यान रखते हैं हम लोग। तो अभी पूछ रहा है कि हमारे पास रोम्बस है, रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से क्या मिलता है, रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से रेक्टेंगल मिलता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट, लेकिन ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है, तो प्रूफ का क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेना आप, ठीक। रोम्बस और रेक्टेंगल, ठीक, रोम्बस का क्या मिलेगा, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल दिया हो तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये दोनों एक साथ याद कर लो, रोम्बस रहेगा तो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल रहेगा तो रोम्बस। आ रहा है समझ में, आ रहा हो, ठीक है। तो ये याद रखना, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक भाई। ओके, फिर क्या बचता है हमारे पास, स्क्वायर बचेगा। तो स्क्वायर का, अगर स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो स्क्वायर ही मिलने वाला है, इट विल बी अ स्क्वायर, ठीक। और क्या बच गया, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम को अगर इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो पैरेललोग्राम मिलेगा, ये भी पूछ सकता है आपसे, तो ये भी याद कर लो, पैरेललोग्राम। और क्या बच गया, ट्रेपीजियम, हो सकता है ट्रेपीजियम पूछ ले, तो ट्रेपीजियम का भी पैरेललोग्राम ही मिलता है, ठीक। ये छोटा सा टेबल अगर आप याद करते हो तो हो सकता है आपको, तो बहुत फ्रीक्वेंटली तो यही पूछता है क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक का दिया हुआ है, ये हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा और देख लिया, ठीक है। ये पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन भी प्रूफ में रहता है, तो ये भी पूछ सकता है, तो बढ़िया है, अच्छा है। मतलब क्या है, नॉर्मली अपन क्वेश्चंस प्रूव करते हैं तो उसको याद नहीं करते, तो ये कॉन्सेप्ट याद कर लो तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक। सही है, नया था क्या, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू ठीक है। तो ये याद कर लो और नंबर पालो भाई। मेरा तो मोटिव यही है कि आपको अगर 1-2 नंबर भी मेरी वजह से मिल जाते हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी, ठीक है। ओके फाइन, तो ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल। अगेन क्वाड्रिलेटरल का ही है, थोड़ा बेसिक ज्योमेट्री, और आपको ये क्वेश्चन बनेगा। तो हमारे पास एक, व्हाट इज दैट, दिस इज अ पैरेललोग्राम दिया हुआ है। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो दिस आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे हमको ABCD पैरेललोग्राम दिया है, एंगल BDC इज इक्वल टू 40 डिग्री, 45 डिग्री, सॉरी दिस इज 45 डिग्री, एंड BAD आपको दिया है 75 डिग्री, ठीक है। आपसे पूछ रहा है CBD, ये आपको फाइंड करना है ना। तो जिनको आता है वो एकदम अभी जंप करके क्वेश्चन मेरे को आंसर करेंगे, ठीक है ना। और जो मेरी जैसे हैं, जिनको थोड़ा सा टाइम लगता है, जिनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, बिल्ड योर बेसिक्स, ठीक है, बिल्ड योर बेसिक। तो अगर तभी ये सब चीज़ें ठीक होती हैं, बेसिक्स ठीक रखो। तो देखो ये अभी मैंने बताया क्या था आपका, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, दिस इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है। तो ये अगर ये 75 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 75 डिग्री, ठीक, एकदम सिंपल बेसिक छोटा सा। अब आपको पता है कि यार ये फिर ट्राइंगल बन रहा है, तो ये दो लोग का, किसी भी ट्राइंगल का पूरा सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है सर। ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 120, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री, तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो सिंपल सा, कितना स्किन, तो एक मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारा ना बेसिक टेस्टिंग है आपका, ये MCQs आपके बेसिक को टेस्ट करता है कि नहीं, बेसिक नॉलेज है कि नहीं। ओके, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के ऊपर क्वेश्चन है। इसमें एक पॉइंट है, उसको ध्यान रखना है, हमारे कुछ अच्छे बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें।
तो हमारा एक अच्छा सा होनहार बच्चा हमेशा इसमें गलती करता है, तो उसके लिए भी है, ज़रा देख ले कि कोई हमारे पास दो ट्राइंगल्स दिया है और फॉर ट्राइंगल बोलता है ट्राइंगल ABC। तो जब ये दो ट्राइंगल बनाओगे ना तो पहले से नाम मत देना, जैसे ABC दिया हुआ है और DEF तो नहीं बना लेना ऐसे कर, बस आप दो ट्राइंगल बनाओ। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं बता रहा हूँ मैं आपको। तो आपको दो ट्राइंगल बनाने और उसके बाद जो साइड्स वो इक्वल दे रहा है उसको पहले नोट करो। पहले बोल रहा है AB इज इक्वल टू DE, तो AB इज इक्वल टू DE के बराबर है। तो दो ट्राइंगल में AB किसके बराबर है, DE के बराबर, ये हमने ड्रॉ कर लिया करस्पॉन्डिंग। दूसरा क्या बोल रहा है BC इज इक्वल टू DF, तो जहाँ BC है वहाँ पे DF होना चाहिए। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ BC बनाता हूँ तो यहाँ अगर F लिखता हूँ तो देखो BC यहाँ है और DF यहाँ पे आ जाएगा, तो ये गड़बड़ हो रहा है। आ रहा है समझ में, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स पे करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, तो करस्पॉन्डिंग बनाने यहाँ पे बच्चा गड़बड़ करता है। तो समझ आ रहा है, तो मेरे को कहाँ चेंज करना पड़ेगा, AB ठीक है, DE को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ये D है, ये लेंथ सेम है ना, नाम से कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो AB और DE आ रहा है समझ में, आया क्या बताना चाह रहा हूँ। तो अब यहाँ पे BC, अगर ये BC है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा DF। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो रहे हैं, देखो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। और क्या बोल रहा है AC इज इक्वल टू EF, देखो ये AC, ये भी AC इज इक्वल टू, अब देखो बढ़िया चल रहा है। तो याद रखना जब भी ट्राइंगल्स आप बनाते हो करस्पॉन्डिंग, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग होता है ना, लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ, राइट वाला राइट के साथ। अब देखो ट्राइंगल्स के नाम देखो कि कौन से किसके कॉन्ग्रुएंट है। तो नाम कैसा होगा, जिस क्या बोलते हैं साइकिल में ये घूमेगा उसी साइकिल में इसको भी घुमाना है। फॉर एग्जांपल ABC है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा EDF, तो ABC किसके कॉन्ग्रुएंट हुआ, EDF के बराबर। तो हमारे ऑप्शंस देखते जाओ, ABC किसके बराबर बोल रहा है, DEF के बराबर, दोनों का ऑर्डर अलग हो जाएगा। ठीक है, ABC EFD के बराबर, ABC EFD ये भी गलत है, ABC FDE के बराबर ये भी, सारे गलत हैं। तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज। आ रहा है समझ में। तो क्या होगा, अगर आपको ट्राइंगल ABC बताना है तो ट्राइंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, EDF के बराबर होगा। आया क्या समझ में, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मिलते हैं, आप ज़रूर याद रखें कि आपको ड्राइंग बनाते समय ध्यान रखना है कि करस्पॉन्डिंग और नाम उस हिसाब से लिखना है, और जिस ऑर्डर में ये जाएगा उसी ऑर्डर में ये भी चलता है। तो अच्छा क्वेश्चन बोल सकता हूँ मैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है पर अच्छा क्वेश्चन है। कि बेसिक चीज़ें ना हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर को अगर सॉल्व करने क्या करना है, एक्सरसाइज 7.1 निकालो, क्वेश्चन बनाना चालू कर दो। तो पीछे के जो कॉन्सेप्ट हैं हम भूल जाते हैं, है ना, या ध्यान नहीं देते हैं, और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है बेटा, आ रहा है समझ में, चलो बढ़िया। तो ये भी बढ़िया सा क्वेश्चन ट्राइंगल का हो गया हमारे पास। नेक्स्ट अगेन सरफेस एरिया वॉल्यूम का है, और सरफेस एरिया वॉल्यूम में वही प्रॉब्लम था, पहले फॉर्मूला याद कर लो, अगर फॉर्मूला याद है तो फिर सब कुछ बन जाएगा। तो इसमें बोल रहा है द सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर आर इन द रेशो। सरफेस एरिया पूछ दिया है दो हेमिस्फीयर का, तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, हाँ सर याद आ गया। सरफेस एरिया जो होता है, अब ये बोलता है जब सरफेस एरिया तो CSA TSA दोनों में हो सकता है। तो अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप हेमिस्फीयर है तो CSA भी ले सकते हो, TSA ले सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। रेशो दिया हुआ है तो हम लोग इसको TSA लेके चल रहे हैं। तो TSA जो है सरफेस एरिया जो पहले वाले का है TSA और दूसरे का TSA, तो TSA एक का कितना होता है, वो होता है 3πr²। ठीक है, तो दूसरे का TSA कितना हो जाएगा, वो भी 3πr² हो जाएगा। R1 अगर R2 अपन अलग अलग लेते हैं तो, ठीक है, क्योंकि इसका रेशो दिया हुआ है। तो इन दोनों का जो रेशो का मतलब क्या करना है, डिवाइड कर देना है, सिंपल। ठीक, डिवाइड कर दिया, रेशो का मतलब होता है डिवाइड करना। तो ये दोनों कैंसल आउट हो गया, इन दोनों का रेशो दिया हुआ है। रेशो कितना है, 25:49। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे मेरे ख्याल से रेडियस का रेशो पूछ रहा हो। तो रेडियस का रेशो कितना हो जाएगा, स्क्वायर है, वहाँ रूट लेके चले जाओगे तो दिस विल बी 5/7। ठीक है, ऐसे वाला क्वेश्चन कहाँ पे है हमारे टेक्स्ट बुक में, सर रेशो ऑफ द मून एंड अर्थ, ऐसा डायमीटर वाला क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन है। ये भी वैसे ही बनता है, उसमें रेशो ऑफ, उसमें भी वही है, सरफेस एरिया का रेशो निकालो, लेकिन वो स्फीयर था और ये क्या है आपका हेमिस्फीयर है। तो फॉर्मूला कुछ भी हो, यही कॉन्सेप्ट लगाना है। वॉल्यूम का भी रेशो पूछ सकता है, तो स्फीयर और हेमिस्फीयर में इस टाइप के फॉर्मूले वाले क्वेश्चन कर लो। ठीक है, फॉर्मूले याद करो, सबसे पहले तो फॉर्मूले याद करो। ठीक, आया समझ में, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट हमारा
फेवरेट हेरोन्स फार्मूला है ना, स्टैटिस्टिक्स हेरोन्स फार्मूला ये हमारे फेवरेट है क्योंकि इसमें से नंबर जाने नहीं है। तो हेरोन्स फार्मूला का क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम इज ये एमसीक्यू में आया है। तो अगर एमसीक्यू में हेरोन्स फार्मूला आ रहा है मतलब आपको समय खाएगा ही, तो ये समय खाने के लिए आपको ये प्रश्न दिया है, ठीक है। तो इसका हमको एक शॉर्टकट ढूंढना है, ठीक है। तो देखो ये और दूसरा पूछ रहा है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में पूछ रहा है। तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके साइड्स दिया हुआ है, साइड्स दिया हुआ है, बेस इसका 4 दिया हुआ है और इसके जो इक्वल साइड्स हैं वो 6 और 6, ठीक। अब हेरोन्स फार्मूला सबको आता है, आराम से एस निकालोगे। द ओनली प्रॉब्लम इज आपको समय लगेगा, तो हमको समय बचाना है, इसलिए आपके लिए नया फॉर्मूला आ गया मार्केट में। क्या है नया फॉर्मूला? एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। जनरली हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल का याद है, तो हमें याद आ गया तो याद कर लेते हैं 3/4a²। ये किसके लिए? इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए होता है 3/4 √3/4a²। तो आइसोसेलेस के लिए क्या होगा सर? नया फॉर्मूला, ठीक है, याद कर लो, ½ b × a² - b²/4। ये है आपका फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए। अब ध्यान से देखना a और b क्या है, अदरवाइज फॉर्मूला याद हो गया, a भी भूल गए। तो ये जो इक्वल साइड्स होते हैं वो a होते हैं और जो बेस होता है b से याद रखो बेस b, और जो इक्वल साइड्स होंगे वो अलग होंगे। बस इस फॉर्मूले में रखो सब कुछ, सारे वैल्यूज रखो तो आंसर मिल जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा? b कितना है आपका 4 और a कितना है 6, इसका स्क्वायर करना है तो 36, b कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/4 4, 36 - 4 32, ये 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2। फैक्टराइज करना आता है ना? हाँ सर आता है। फैक्टराइज करोगे तो ये आ जाएगा 4√2, आंसर आ गया 8√2। बढ़िया, ये देखो नया मिला, ये नया फॉर्मूला मिल गया है हमें, याद रखना है बेटा, है ना। हेरोन्स फार्मूला एमसीक्यू में आएगा तो ये 2 फॉर्मूले के बेस पे आ सकता है क्वेश्चन। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं मैंने, ठीक है। ये फॉर्मूले पे कभी बोल देगा एरिया दे देगा, साइड निकालने बोलेगा, या पेरीमीटर निकालने बोलेगा, पेरीमीटर देगा, बोलेगा एरिया निकालो। कभी भी हेरोन्स फार्मूला को अगर एमसीक्यू में दे रहा है तो कौन वो बड़ा फॉर्मूला लगा के समय बचाओ, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी देख लो। तो नया फॉर्मूला याद रखो बेटा, हेरोन्स फार्मूला, ये नहीं तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऊपर तो क्वेश्चन मिल सकता है आपको एमसीक्यूज में, ठीक है। हो गया, चलो तो 2 एसर्शन रीजन भी देख लेते हैं। एसर्शन रीजन आते हैं, वो अलग से बनाना चाह रहा था मैं, अब इसी में हम इसको देख लेते हैं। तो हमारा एसर्शन जो बोल रहा है इसमें, एसर्शन हमारे पास है, हमारे पास बोलता है कि द स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन, स्लैंट हाइट है 12 और उसका हाइट दिया है 12, दिस इज h, और आपके पास रेडियस दिया हुआ है एंड रेडियस 10, रेडियस आपका है 10 है, इसका जो स्लैंट हाइट है वो 13 है, ठीक है। रीडिंग अच्छे से करना, ठीक है। द स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन विथ हाइट 12, तो पहले हाइट दिया है, फिर रेडियस दिया है, फिर स्लैंट हाइट दिया। कभी कभी समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो ये हमको दिया है, तो पूछ रहा है सही है कि नहीं। तो हमको पता है कि स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, L² = होता है R² + H²। अगेन सरफेस एरिया वॉल्यूम का फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। R² कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 169, ये कितना हो जाएगा 269, 269 का रूट, सॉरी माय मिस्टेक, H आपको दिया है 12, तो 12 हो जाएगा आपका 144, ठीक है ना, 144, तो ये कितना हो जाएगा 244। तो 244 का रूट आएगा नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 13 तो नहीं हो सकता, तो स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इज इट ओके, है ना, ये फॉर्मूला। बाकी उसका जो एसर्शन रीजन दिया है वो सही दिया है, फॉर्मूला दिया है L² = S² + R², बट द रीजन इज फॉल्स, द स्टेटमेंट एसर्शन इज फॉल्स, तो F फॉल्स, A वो जो भी ऑप्शन है आप देख लोगे, ठीक है ना। आ रहा है समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन। दूसरा है द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 5x + 6 के जीरोस फाइंड करने, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट करना आपको आता है, चैप्टर 2 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट अगर हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, हो जाएगा -3x - 2x, तो अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो यू गेट x - 3 और x - 2, ठीक है ना, आता है ना मिडिल टर्म स्प्लिट। तो ये हो गए, तो जीरोस क्या क्या हो जाएंगे आपके, इसके जीरोस हैं 3 और ये हो जाएगा 2, है ना। जीरो फाइंड करना आता है चैप्टर 2 में। अच्छा, आप लोगों ने जीरो सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल का, फॉर एग्जांपल x + 5 का जीरो फाइंड करना है, तो x कितना हो जाएगा, इसको जीरो पुट कर देते हैं, x = क्या हो जाता है -5, शायद आपने ये सीखा है।
तो अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फाइंड करना है तो इसी टाइप से मिडिल टर्म स्प्लिट तक तो करते ही हो आप, है ना, फैक्टराइज करते हो, फैक्टर करने के बाद दोनों को जीरो पुट कर देना। आया क्या, ये शायद नया हो सकता है, मैं भूल गया था, ये चैप्टर हम क्लास 10th में फाइंड करते हैं जीरोस। तो जीरोस हम क्लास 9 में सिर्फ लीनियर का टेक्स्ट बुक में है। तो अगर ये ऐसा आ रहा है क्वेश्चन तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको फैक्टराइज करो जैसे आप नॉर्मल करते हो और उसको जीरो पुट कर दो, तो जो भी आएगा वो उसके जीरोस हो जाएंगे। इज इट ओके? नया था, याद कर लो। ठीक, तो क्या बोल रहा है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर 3 and 2, यस इट इज़ ट्रू। दूसरा क्या पूछ रहा है, आ लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ एक्जैक्टली 1 0। हाँ, लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होता है, इसके एक ही जीरो होगा, दैट इज x इजिकल टू -5। तो याद रखना है कि जितना उसका डिग्री होता है उतने ही उसके जीरोस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल इसका डिग्री कितना है, x का पावर कितना है 1, लीनियर पॉलिनोमियल है तो डिग्री कितना है 1, तो जीरोस भी कितने हो जाएंगे 1। इसके डिग्री कितना है 2, तो इसके जीरोस भी हो जाएंगे 2। आया समझ में? तो इसमें सारे इस टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको करीब 20 क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है, तो मेरी कोशिश है कि इस 20 क्वेश्चन में सारे चैप्टर्स कवर्ड हैं। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट्स आए हैं उसको मैंने और भी जो भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है आपको बताने के लिए ट्राई किया है मैंने। ठीक है, मैंने ईमानदारी से ट्राई किया है, आप इसको ईमानदारी से पढ़ो। ठीक है, और हो सकता है, देखो मैं ये नहीं बोल रहा सारे आएंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं और आपको थोड़ा सा तो हेल्प हो जाएगा। ठीक है, जो तुक्के मारते हैं हम लोग उसको ना मार करके अगर हम कुछ खुद से सॉल्व करेंगे आपको भी सेटिस्फैक्शन आएगा और मेरे वीडियो का भी पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ईमानदारी दिखाओ बेटा, और मैं कोशिश करूंगा कि एक और वीडियो लाऊं जिसमें 20 क्वेश्चन और हो, तो 40 क्वेश्चन हम करके जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा। ठीक है, ठीक है, अच्छे से मेहनत करो, डू वेल इन योर एग्जामिनेशन। बाय।